मैंने हर शय थोड़ी मंगवाई थी, मगर वो टांगा नीका झील की तह में रहने वाली परी के ख्याल से सब ज्यादा ही ले आया था। 4 अदद उबले अंडे, एक पूरी डबल रोटी के टोस्ट सेंके हुए, बड़े से प्याले में दूध में भीगे कॉर्नफ्लेक्स, एक कटोरी में शहद और दूसरे में कोई पाव भर पनीर और एक इंसाई गिलास में दूध। जाहिर है मैं इतना सब नहीं खा सकता था, मगर मसाया को मुतमईन करने के लिए मैंने इस हद तक खाया कि मेरा पेट फटने लगा था। सांस लेना भी मुहाल हो रहा था। मसाया हमदर्दी से मेरा जायजा ले रहा था और मुझे ज्यादा खाने पर उकसाते हुए अपने दादा की स्टोरी सुना रहा था, जो हद से ज्यादा बसियार खौर था। विच डॉक्टर ने इसके मैदे में बदरू तशखीस की थी और उसके घर वालों से कहा था कि इसे कुछ न कुछ खिलाते रहें, वरना बदरू इसका मैदा खा जाएगी या कलेजा चबा जाएगी। जाहिर मसाया के दादा को बसियार कोरी का मर्ज था। फिर तुम्हारे दादा का क्या हुआ? मैंने बादल नुखास्ता किंग साइज गिलास के दूध को मैदे में उंडेलना शुरू किया। वो मर गया, मसाया ने आगाह किया। एक दिन नाश्ते में वो 12वां अंडा खा रहा था कि अंडा सालम उसके हल्के में उतर गया और वो दम घुट कर मर गया। मैंने फौरन बकिया दूध छोड़ दिया। मैं तुम्हारे दादा की सी मौत नहीं मरना चाहता, इसलिए ये सब ले जाओ और मेरे लिए काफी ले आओ। मसाया ने अफसोस से ट्रे की तरफ देखा। जनाब, आपने पनीर और शहद को हाथ भी नहीं लगाया, दूध भी पूरा नहीं पिया, टांगा निका। तो मैं तुम्हारे देवताओं का वास्ता, मुझसे मजीद खाने के लिए मत कहना। मैंने सख्त पछतावे के साथ कहा और दिल ही दिल में उस अहमकाना बकवास पर खुद को मुलामत करने लगा। मसाया ट्रे ले गया और मैं इस मुख्तसर से कमरे में चहलकदमी करने लगा कि पेट का भारीपन जरा कम हो जाए। काफी पीकर मेरी हालत बेहतर हुई थी। मसाया अब मुझे बता रहा था कि वो दोपहर में मेरे लिए भुनी हुई बतख बनाएगा। मैंने फौरी तौर पर बतख को नापसंद कर दिया। इस पर उसने बकरे की रान तजवीज की। मैं भोलू पहलवान के खानदान से नहीं था कि इतना खा सकता था, जबकि पहले ही नाश्ता हल्क तक भर कर चुका था। मुझे कुछ नहीं खाना, मैंने बेजारी से कहा, और बदरू की फिक्र न करो, उससे भी इतना मिल गया है कि उसे बदहजमी हो गई होगी। ये बताओ कि जान गरे कहाँ है? कौन जान गरे जनाब? वो जो जरा पस्ता कद और भारी जिस्म का है, बाल सुरमई रंग के हैं। मैं समझ गया, फादर बैरी इन्हें जोनी साहब कहते हैं। मैं भी इन्हें आपके बारे में बताता हूँ। मसाया के जाने के निस्फ घंटे बाद जानगरे आया था। वो बेहद संजीदा लग रहा था। उसके तासुरात देखकर मेरा दिल कह उठा कि उसके पास कोई अच्छी खबर नहीं है। क्या रीटा? वो बच गई है, लेकिन उसकी हालत अच्छी नहीं है। पुलिस ने उसे बोगार्ड की कैद से छुड़ाया है। उसने रीटा पर बेहद तशद्दुद किया है। बोगार्ड, मैंने दांत पीसे। काश मैंने आंखों की बजाय उसकी जान ले ली होती। तुम भूल रहे हो, जान लेना खुदा का काम है। मैं चौंका। तुम ठीक कह रहे हो। बोगार्ड की फिक्र न करो, उसने रीटा के साथ जो किया है अब उसकी सारी उम्र जेल ही में गुजरेगी। रीटा का एक बयान काफी होगा। रफ्ता रफ्ता मेरा गुस्सा सर्द होने लगा। जानगरे, क्या मुझे बाहर जाने की इजाजत नहीं है? जब तक तुम्हारे खिलाफ मुकदमात खत्म नहीं हो जाते, बाहर निकलना और लोगों की नजर में आना मुनासिब नहीं होगा। जाने कौन सरकारी एजेंट हो। तुम सही कह रहे थे, यहूदी तुम्हारे खिलाफ मुकदमात के सिलसिले में ज्यादा ही सरगर्म निकले। तुम कह रहे थे कि उन्हें संभाल लोगे, मैंने तंज किया। कहा, इसमें शुबा मत करो, मैं इस मामले को संभाल लूंगा। दूसरे में खुली फिजा में जाना चाहता हूं। इस जगह तो मैं एक्सरसाइज भी नहीं कर सकता। शाम तक तुम्हें बाहर जाने की इजाजत भी मिल जाएगी। तुम्हारे लिए गर्म कपड़े मंगवाए हैं। एक्सरसाइज के लिए यहां पर छोटा सा जिम्नाजियम है। फादर बैरी कौन है? जानगरे इस सवाल पर चौंका। तुम्हें मसाया ने बताया होगा, वो इस मिशन चर्च का सरबराह है। इस इमारत में ज्यादा ही खामोशी नहीं है? क्या चर्च में लोग नहीं आते? ये चर्च की इमारत नहीं है, इससे मुल्हिक की इमारत है जो रहाइश के लिए मखसूस है। अब तुम आराम करो, मैं शाम को तुम्हें लेने आऊंगा। जानगरे के जाने के बाद मैं सोने के लिए लेट गया। ज्यादा खा लेने की वजह से सुस्ती तारी हो रही थी। अगली बार आंख खुली तो दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। आ जाओ, मैंने जमाही लेकर कहा। मसाया अंदर आया। चोनी साहब ने आपको तलब किया है, वो बोला। उसने सफेद रंग का ढीला सा ऊनी जुब्बा पहन रखा था। चलो, लेकिन पहले मैं बाथरूम जाऊंगा। बाथरूम से फारिग होकर मैं मसाया के हमरा इस इमारत के मुख्तलिफ राहदारियों से गुजरता एक कुशादा हाल नुमा कमरे में पहुंचा, जहां जानगरे एक बूढ़े पादरी के साथ मौजूद था। इसकी उम्र 60 साल के करीब होगी, लेकिन इसका जिस्म मजबूत था। जानगरे ने तारुफ करवाया। जोसेफ, ये फादर बैरी हैं, इस चर्च के सरबराह। मैंने मुसाफिर के लिए हाथ आगे किया तो उसके चेहरे पर नापसंदीदगी के आसार नजर आए। तुम ताजीम भी दे सकते थे मेरे बच्चे। माफ कीजिएगा फादर, मैं किसी शख्स को इसके ओहदे की वजह से लायक ताजीम नहीं समझता। मेरे लिए किसी शख्स का किरदार ज्यादा अहम होता है। मैंने हाथ खींच लिया और जानगरे से पूछा, वो जिम्नाजियम कहाँ है जिसका तुमने जिक्र किया था? यही जगह है। अगर एक्सरसाइज के लिए कोई चीज दरकार है तो मसाया से कह दो, जानगरे ने कहा और फादर बैरी के साथ वहां से चला गया। मैंने मसाया की तरफ देखा। वो कुछ खौफजदा सा नजर आ रहा था। मेरे पास आकर उसने धीमी आवाज में कहा, जनाब
آپ نے فادر بیری کو ناراض کر دیا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تم فکر مت کرو، مجھ پر کوئی آسمانی عطاب نازل نہیں ہوگا۔ ایسا کرو کہ اگر 5 kg کے ڈمبل ہوں تو لے آؤ۔ میں نے پنجوں کے بل اچھلنا شروع کر دیا۔ مسایا سر ہلا کر چلا گیا۔ میں فادر بیری کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ شخص مجھے پہلی نظر میں برا لگا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی زہریلے سانپ نے انسان کا لبادہ اوڑھ لیا ہو۔ اس کی آنکھوں سے سانپ کی سرد مہری چلکتی تھی۔ مسایا ڈمبل لے آیا۔ اس حال نما کمرے کی ایک طرف کھڑکیاں تھیں جن پر بلائنڈر پڑے ہوئے تھے۔ مسایا مجھ سے 15 منٹ کا کہہ کر چلا گیا تھا۔ ایک ایکسرسائز سے فارغ ہو کر میں سانس درست کرتے ہوئے غیر ارادی طور پر کھڑکی کی طرف چلا آیا۔ بلائنڈر سرکایا تو اس کے عقب میں مجھے عیسائیوں کا قبرستان نظر آیا۔ قبروں پر صلیبیں لگی تھی۔ اچانک مجھے قبر کے آگے مسایا نظر آیا۔ وہ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ چلنے میں وہ اسی طرح بیٹھا رہا۔ پھر اس نے قبر کے اوپر انگلی سے دائرہ سا بنایا۔ 3 بار انگلی دائرے میں گھما کر اس نے سر اٹھایا، آسمان کی طرف دیکھا اور قبر کے پاس سے اٹھ گیا۔ وہ عمارت کی طرف آ رہا تھا۔ میں واپس آ کر پھر ایکسرسائز کرنے لگا۔ بظاہر یہ عام سی بات تھی، لیکن نہ جانے کیوں میرا ذہن اٹک کر رہ گیا تھا۔ مسایا کس کی قبر پر گیا تھا اور اس نے دائرہ بنانے والی وہ حرکت کیوں کی تھی؟ کیونکہ میرے علم میں ایسا کوئی رواج نہیں تھا کہ عیسائی اپنے لوگوں کی قبروں پر اس طرح انگلی سے دائرے بناتے ہیں۔ مسایا اندر آ کر چپ چاپ ایک طرف بیٹھ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر غم آلود سے تاثرات تھے۔ میں ایکسرسائز مکمل کر کے اس کے پاس فرش پر بیٹھ گیا۔ مسایا، ابھی تم قبرستان میں کس کی قبر کے سامنے بیٹھے تھے؟ میرے سوال پر وہ چونکا۔ آپ کو کیسے پتا چلا جناب؟ اتفاق سے میں نے اس کھڑکی سے دیکھ لیا تھا۔ وہ قبر میری بہن کی ہے۔ چند مہینے پہلے نامعلوم ترندے نے اسے کچی کلی کی طرح مسل کر موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ وہ دکھی لہجے میں بولا، اوہ مجھے افسوس ہوا سن کر۔ کیا اس کے قاتل کو تلاش نہیں کیا گیا؟ میں اس کی تلاش میں ہوں جناب، مرتے دم تک اسے ڈھونڈتا رہوں گا۔ تمہیں اپنی بہن سے محبت تھی؟ وہ میری ایک ہی بہن تھی۔ باپ کے مرنے کے بعد میں نے ہی اسے پالا تھا۔ ماں اسے جنم دیتے ہوئے مر گئی تھی۔ وہ مجھ سے 10 سال چھوٹی تھی۔ 10 سال یعنی 12-13 سال کی، 14 سال کی۔ میں 24 سال کا ہوں جناب۔ اس کا قتل کہاں ہوا تھا؟ وہ مرنے سے پہلے غائب ہو گئی تھی۔ سنڈے کی چرچ سروس کے بعد جب گاؤں کی عورتیں واپس آئیں تو وہ ان میں نہیں تھی۔ وہ سمجھی کہ نتالی، یہ میری بہن کا نام ہے، وہ میرے پاس چرچ میں رک گئی ہے، اور میں سمجھا کہ وہ عورتوں کے ساتھ جا چکی ہے۔ دوپہر کے وقت میرا ایک پڑوسی اتفاق سے ادھر آیا تو میں نے اس سے نتالی کے بارے میں پوچھا۔ اس نے بتایا کہ نتالی تو سروس کے بعد گاؤں پہنچی ہی نہیں۔ یہ سن کر میں گھبرا گیا۔ اگر نتالی گاؤں نہیں پہنچی تو پھر کہاں گئی؟ میں نے پہلے اسے چرچ اور اس کے آس پاس تلاش کیا۔ اس کے بعد گاؤں کے مردوں کے ساتھ ٹولیاں بنا کر اسے جنگل میں تلاش کرنے لگا۔ ہمارے علاقے میں شیر چیتے نہیں پائے جاتے ہیں، لیکن کبھی کبھار کوئی شیر یا چیتا اس طرف آ نکلتا ہے، مگر نتالی کا جنگل میں بھی کوئی سراغ نہیں ملا۔ اس کی لاش کہاں پائی گئی تھی؟ چرچ کے قبرستان سے کچھ فاصلے پر ایک درخت تلے سے، مگر اسے قاتل یا قاتلوں نے وہاں ڈالا تھا۔ اسے مارا اور مارنے سے پہلے بے آبرو کہیں اور کیا گیا تھا۔ شدت غم سے مسایا کی آواز پھرانے لگی۔ اس کی لاش پر اتنے زخم تھے کہ شاید کوئی درندہ بھی اتنے زخم نہیں لگا سکتا تھا۔ اسے ہر طرح سے اذیت دی گئی تھی۔ میں لاش دے کر پاگل ہو گیا تھا۔ اگر لوگ مجھے قابو میں نہ رکھتے تو شاید درختوں سے سر ٹکرا کر میں مر جاتا۔ مسایا، مجھے بے حد افسوس ہے اور میری دلی خواہش ہے کہ وہ قاتل مل جائے۔ وہ ملے گا، مسایا نے یقین سے کہا۔ میں نے دیوتا سے نظر مانی ہے، اپنی جان کی نظر۔ دیوتا، ایک بار مجھے میری بہن کے قاتل تک پہنچا دے، اس کے بعد وہ میری جان بھی مانگے تو میں خوشی سے دے دوں گا۔ دوست، زندگی اتنی ارزاں نہیں ہوتی کہ کسی کے مانگنے پر دے دی جائے۔ میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ تم قاتل کی جان لینے کا عزم رکھو، اپنی جان دینے کا نہیں۔ اس کا تمہیں ریشہ ریشہ اپنے دانتوں سے ادھیڑوں گا۔ ایک بات بتاؤ، یہ فادر بیری جو بدروحوں سے نجات دلاتا ہے، کیا قاتل کے معاملے میں تمہاری رہنمائی نہیں کر سکتا ہے؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ میں نے فادر سے کہا تھا لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ یسوع نے جو صلاحیتیں انہیں دی ہیں وہ اسے کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، چاہے وہ نتالی جیسی معصوم اور کم سن لڑکی کا قاتل ہی کیوں نہ ہو۔ مسایا سپاٹ لہجے سے بولا تھا، لیکن اس کی تہہ میں ہلکی سی تلخی محسوس کی جا سکتی تھی۔ میں اچھی طرح سمجھ رہا تھا فادر بیری بدروحوں کے نام پر ان معصوم لوگوں کو بیوقوف بنا رہا تھا۔ یہاں پر جان گری کی آرگنائزیشن کے قیدی لائے جاتے تھے اور انہیں قید میں رکھا جاتا تھا۔ غالباً مسایا کو ان سے ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ مسایا نے تصدیق کی کہ میں پہلا شخص تھا جس کے پاس آنے اور اس سے بات کرنے کی مسایا کو اجازت ملی تھی۔ جانگرے کو اعتماد تھا کہ میں مسایا کو اصل حقیقت سے آگاہ نہیں کروں گا۔ یہاں فادر بیری کے علاوہ اور لوگ بھی ہیں؟ مسایا نے سر ہلایا۔ 8 سفید فام ہیں اور مسلح رہتے ہیں۔ بقول فادر وہ چرچ کے محافظ ہیں تاکہ سیاہ فام گوریلے اس جگہ حملہ نہ کر سکیں۔ چرچ و قبرستان کے گرد بہت بڑے احاطے کو خاردار تاریں لگا کر بند کر دیا گیا ہے۔
मुहावजों का मकसद सियाफाम कुरीलों से निमटना नहीं, बल्कि इस जगह कैदी बना कर लाए जाने वाले अफराद की निगरानी करना और इन्हें फरार से रोकना था। अब मेरी समझ में आया जानगरे ने मुझे इस तरह खुला क्यों छोड़ दिया था। इसी इत्मीनान था कि 8 मुहावजों के होते मैं यहां से फरार नहीं हो सकता था। इन लोगों के अलावा इन्होंने और भी हिफाजती इंतजामात कर रखे होंगे, जैसे कुत्ते और जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स। मैं खारदार तारों के जिक्र पर चौंका। मसाया, क्या निताली की लाश इन तारों के अंदर मिली थी? उसे सर हिलाया। कब्रिस्तान से कुछ ही दूर। तब तुम्हें यह ख्याल नहीं आया कि उसके कातिल का ताल्लुक इस चर्च से भी हो सकता है? उसे नफी में सर हिलाया। कातिल बाहर से आया था। इस रोज मुहावजों को खारदार बाड़ एक जगह से कटी हुई मिली थी। कातिल निताली की लाश यहां डालकर चला गया था, वरना उससे पहले मैंने और 2 मर्दों ने वो जगह भी देखी थी। मैंने इसरार नहीं किया, वरना खारदार तारों की बाड़ मिसगाइड करने के लिए भी अज खुद काटी जा सकती थी। इस चर्च की आड़ में जो खेल खेला जा रहा था, ऐन मुमकिन था कातिल या कातिलों का ताल्लुक इस जगह से हो। फादर बैरी पहले ही मशकूक था। इसका जानगरी की दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक था। जाहिर है वो या उसके आदमी सचमुच शरीफ या मजहबी होने से रहे, और ऐसे लोगों से नताली के सफाकाना और इंसानियत सोच कत्ल की तवक्का की जा सकती थी। गांव वालों को गुमराह करने के लिए खारदार तारों की बाड़ काटना इनके लिए कोई मसला नहीं था, वरना कोई और काटता तो इनका बेखबर रहना ताज्जुब अंगेज जरूर होता, क्योंकि आजकल ऐसे लेजर्स आम हैं जो किसी तार से मुंसलिक कर दिए जाएं तो तार कटती अलार्म बजा देते हैं। इन लोगों से तवक्का नहीं की जा सकती थी कि महज सादा बाड़ लगाकर मुतमईन हो जाएं। क्या तुम्हारी बहन से पहले भी किसी की गुमशुदगी का वाकया पेश आया है या किसी की लाश मिली हो? मसाया चौंका था। आपको कैसे पता चला? गुज़िश्ता 2 साल में 4 बार ऐसे वाकयात पेश आ चुके हैं। एक शख्स का सिरे से पता ही नहीं चला। वो हमारे गांव का विच डॉक्टर था, और बाकी 3 अफराद की लाशें मुख्तलिफ जगहों पर मिली थी। इन्हें बेदर्दी से कत्ल किया गया था। विच डॉक्टर ने चर्च फादर बैरी की मुखालफत की थी। मसाया ने सर हिलाया। वो हमें धमकाता था, अगर हमने चर्च जाना नहीं छोड़ा तो आसमान से हम पर देवताओं का आजाब नाजिल होगा। मगर देवताओं का आजाब विच डॉक्टर पर नाजिल हुआ और वो सफाई हस्ती से नाबूद हो गया। फादर बैरी यही कहते हैं। और बाकी 3 अफराद? मैंने सवालिया नजरों से उसे देखा। वो चर्च के हामी थे, इसकी सरगर्मियों में बाकायदगी से हिस्सा लेते थे। क्या एक साथ कत्ल हुए या अलग अलग वक्त में? आप तो बिल्कुल पुलिस वालों की तरह सवालात कर रहे हैं जनाब। वो मुस्कुराया। वो तीनों अलग अलग मरे। मुझे याद है एक विच डॉक्टर के गायब होने के चंद दिन बाद मरा था। इसकी लाश जंगल से मिली थी और लगता था किसी दरिंदे ने उसे भंबोड़ कर रख दिया है। लेकिन फादर बैरी ने बताया वो किसी बदरूह का शिकार हुआ था। उसने मकामी लोगों को जंगल में जाने से मना कर दिया था। दूसरा आदमी इसके कोई 7 महीने बाद मारा गया था, और तीसरा आदमी नताली के कत्ल से 1 महीना पहले कत्ल हुआ। इन दोनों की लाशें भी जंगल से मिली थी। फादर बैरी ने इनके बारे में क्या इरशाद किया था? यही कि वो भी जंगल की बदरूहों का शिकार हुए हैं। मसाया ने सादगी से बताया। और तुम लोगों ने यकीन कर लिया? जाहिर है फादर बैरी ने कभी झूठ नहीं बोला। इन्होंने मकामी लोगों को इस बदरूह से बचाने के लिए जंगल में जाने पर पाबंदी लगा दी है। मैंने गहरी सांस ली। वो जंगल किस तरफ है? चर्च और इस इमारत के ऐन पीछे, उसने बताया। खारदार तारों की वजह से बराह रास्त इस तरफ नहीं जा सकते। मुझे लोगों के सादा लुही और लाइलमी से ज्यादा इनके अंधे एतमाद पर अफसोस हुआ था। वो इन लोगों पे आंखें बंद करके एतमाद कर रहे थे, जो बैनुल-अक़वामी नस्ल परस्त थे और जो सिर्फ अपने मफादात के लिए अफ्रीका में सरगर्म थे। इनकी वजह से पूरा अफ्रीका खून में सुर्ख हो रहा था। तकरीबन हर बरस कहीं ना कहीं अफ्रीकियों के कत्लेआम में लाखों अफराद मारे जाते थे। कहत और एड्स जैसी वबाएं बाज अफ्रीकी मुल्कों के निस्फ आबादी निकल चुकी है। वस्ती और मगरबी अफ्रीका में मौत रक्स करती थी, और इस रक्स के लिए तवानाई ये लोग फराहम कर रहे थे जिनके ख्याल में वही दुनिया के असल वारिस हैं, और बाकी लोग इनकी गुलामी के लिए पैदा हुए हैं। अपनी तसव्वुर को अमली जामा पहनाने के लिए वो बेतुरेग हर वो काम कर रहे हैं जिससे अफ्रीका और इसके वसाइल पर इनका तसल्लुत कायम हो जाए, चाहे इनके लिए अफ्रीकियों के मुंह से नवाला छीनना पड़े या इनमें एड्स जैसा लाइलाज मर्ज फैलाया जाए। यहां भी अफ्रीकी जरा उभरे, इनका कत्लेआम कराया गया। इसके लिए मुतहारिब कबाइल को वसी पैमाने पर असलहा फराम किया गया। वस्ती अफ्रीका जो दुनिया का दुश्वार तरीन इलाका है, वहां महज लंगोटी पोश कबाइलियों के पास बेशकीमत असलहा फरावानी से है। सवाल यह है कि इन लोगों के पास ये असलहा हासिल करने के लिए रकम कहां से आई? रवांडा और ब्राउंडी के कत्लेआम को ज्यादा अरसा नहीं गुजरा था जिसमें कमो बेश 20-25 लाख अफराद मारे गए थे। जनाब, आपको अपने कमरे में जाना होगा। मसाया ने घड़ी देखी। फादर बैरी का हुक्म है कि शाम 7 बजे के बाद कोई बाहर का आदमी अपने कमरे से ना निकले। क्यों? मैंने सादा से अंदाज में पूछा। फादर ने उसकी वजह नहीं बताई, मगर मेरा ख्याल है रात के वक्त बदरूहों की ताकत बढ़ जाती है और इनके शिकार अफराद को इस वक्त बाहर नहीं निकलना चाहिए।
इस बेचारे की जितनी सोच और मालूमात थी वो इनके मुताबिक फैसला करके बैठ गया था। इसने सारे चक्कर के पुरस्कार पहलुओं पर सोचने की ज़हमत ही नहीं की थी। मैं इसके साथ कमरे तक आया। क्या तुम रात भर इस जगह रहती हो? मैं अब घर चाहूँगा। वैसे मैं रात इस जगह पर रुकता हूँ, लेकिन आज मेरी चच्ची ने मेरी दावत की है। अगर मुझे रात को बाथरूम जाना हुआ तो आप जा सकते हैं जनाब। आपके कमरे का दरवाज़ा खुला रहेगा, लेकिन आप इस गैलरी से बाहर नहीं जा सकते और ना किसी और कमरे में। मैंने सर हिलाया। रात के खाने का क्या होगा? वो आप तक पहुंच जाएगा जनाब, उसने कहा और चला गया। मैंने दरवाज़ा चेक किया, वो खुला था। मैं गैलरी में नहीं गया। एन मुमकिन था मेरी नकलो हरकत पर किसी कैमरे ने नजर रखी हुई हो। मैंने बिला वजह हरकत की तो कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद किया जा सकता था, इसलिए मैं कमरे ही में रहा। इस तरह सब्र से वक्त गुजारना मेरे लिए मसला नहीं था। मैं पहले भी बारहा इस तरह की सूरत हाल से दो चार हुआ था। 1 घंटे बाद एक सफ़ेद फार्म खाना लाया। उसने दरवाज़ा बजाया और अंदर आकर ट्रे बिस्तर पर रख दी। बर्तन सुबह लड़का आकर ले जाएगा, उसने खुरदरे लिहाजा में कहा। बिला ज़रूरत बाहर मत निकलना। मुझे आवारा गर्दी का शौक नहीं है। मैंने खाने की ट्रे का जायज़ा लिया। खासी अशिया थी और माकूल मिकदार में थी। खाने के बाद मैं काफ़ी ज़रूर पीता हूँ। अच्छा माय लॉर्ड, उसने तंज़िया अंदाज में कहा। मैं लाता हूँ। शुक्रिया, मैंने संजीदगी से जवाब दिया और ट्रे अपनी तरफ खींच ली। 15 मिनट बाद लाना। वो सचमुच 15 मिनट बाद कॉफ़ी लिया। क्या जानगरे से मुलाकात हो सकती है? कौन जानगरे? मुझे याद आया मसाया उसे जोनी साहब कह रहा था। मेरा मतलब जोनी से है। उसने नफ़ी में सर हिलाया। वो इस वक्त नहीं है, कल आएगा। और फादर बैरी? वो रात के वक्त किसी से नहीं मिलते। तब तुम जा सकते हो, मैंने चिढ़कर कहा। वो ट्रे उठाकर निकल गया। कॉफ़ी पीकर मैंने एक बार फिर गैलरी में झांका। वहां कोई नहीं था और बाहर जाने वाला दरवाज़ा बंद था। जानगरे यहाँ नहीं था और मेरे ख्याल में यह सुनहरी मौका था। मैं यहाँ से निकलने की कोशिश कर सकता था। मैं लाइट बुझाकर बिस्तर पर लेट के और खामोशी से इर्द गिर्द की सुनगुन लेने लगा, मगर चारों तरफ मुकम्मल खामोशी थी। यह कमरा इमारत के इतने अंदरूनी हिस्से में था कि बाहर की कोई आवाज़ यहाँ तक नहीं आती थी। 2 घंटे गुजारने के बाद मैं बाथरूम की तरफ गया। बाथरूम चारों तरफ से बंद था और क्योंकि इमारत के अंदरूनी हिस्से में था, इसलिए रोशनदान का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अलबत्ता खराब हवा के अखराज के लिए एक पाइप था जो ऊपरी हिस्से में था। अपनी मतलूबा चीज मुझे कमरे से मिल गई थी। ये नरम धाती तार का एक छोटा सा टुकड़ा था। इसे मैंने गोल मोल करके लच्छे की सूरत दे दी थी। बाथरूम का दरवाजा जरा सा खुला छोड़कर मैंने अपनी कमीज उतारी और बाथरूम का बल्ब उतार लिया। वो गर्म हो रहा था, लेकिन मोटी कमीज की वजह से मेरा हाथ महफूज था। बल्ब के होल्डर में तार का लच्छा दाखिल करके मैंने बल्ब उसमें घुसा दिया। जैसे ही तार के लच्छे ने अंदर की 2 राड्स को छुआ, बिजली गायब होगी। राहदारी में रोशन बल्ब भी बुझ गए थे। मैंने हमारे या कम से कम इस हिस्से का फ्यूज उड़ा दिया था। बल्ब लगाकर मैंने जल्दी से कमीज पहनी और चलता हुआ राहदारी के दूसरे सिरे तक आया। बाहर जाने वाला दरवाजा हस्बे मामूल बाहर से बंद था। मैं वापस चलता हुआ आया और राहदारी के दोनों जानब मौजूद दरवाजे टटोलने लगा। अचानक एक दरवाजा खुल गया। मेरे कमरे के दूसरी समत में था। मैं अंदर दाखिल हुआ तो मुझे इस कमरे के छोटे से खिड़की नुमा रोशनदान से रोशनी की हल्की सी झलक नजर आई। मसाया मुझे इस कमरे में लाया था। मैं रोशनदान से बाहर देखना चाहा, लेकिन सर्दी की वजह से शीशे पर ओस जमी थी। मैंने टटोल कर छोटी सी खिड़की खोली। बाहर से बेपनाह यख हवा अंदर आई। साथ ही मैंने किसी की आवाज सुनी जो किसी दूसरे को बेदुरेक लताड़ रही थी। गौर करने पर यह फादर बैरी की आवाज साबित हुई थी। हरामजादे यैन मौका पर पावर क्यों फेल हुई? फादर, इसमें मेरा क्या कसूर है? किसी ने दबी जुबान में कहा। इस पर फादर ने मातुबीन में इसके खानदान की औरतों को भी शामिल करते हुए इसे फौरी तौर पर पावर बहाल करने का हुक्म दिया। फादर, अगर बिजली दुरुस्त ना हुई तो मसला हो जाएगा। यह खेप आज ही जानी है। पेटियां ऊपर लाने के लिए लिफ्ट चलानी होगी। ऐसा करो, सबको बुला लो, पेटियां हाथ से भी उठाई जा सकती हैं। फादर, हमसे पहले भी कई बार यह हमाकत हो चुकी है, इस शख्स ने ठहरे हुए अंदाज में कहा, और इसके नतीजे में हमें कई अफराद की जान लेना पड़ी। अब निगरानी करने वालों को इनका काम करने दिया जाए तो बेहतर है। और पेटियां कैसे ऊपर आएंगी? फादर बैरी ने तंजिया अंदाज में पूछा। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। इस शख्स का लहजा सर था। तुम्हें इंचार्ज ही इस मकसद के लिए बनाया गया है कि कोई गड़बड़ न होने दो। अपनी बातों से तो तुम यहाँ के इंचार्ज लग रहे हो। कार्ड्स मेरे चार्ज में हैं और मैंने इनकी जिम्मेदारी से हटाकर किसी काम पर नहीं लगा सकता। प्लीज सूरत हाल को समझो। इस इस्ना में फादर के हाथों अपनी खवातीन की दुर्गत बनवाने वाला हाँपता कांपता आया। फादर, फ्यूज उड़ गया था। मैं लगा दिया तो फिर उड़ गया। तीसरी बार लगाया तो फिर लगाते ही उड़ गया। यह कैसे मुमकिन है? फादर बैरी झुंझला गया था। कहीं से वायरिंग शार्ट हो रही है। कार्ड्स इंचार्ज ने मुदाखलत की। ये 100 बार भी लगाएगा तो फ्यूज उड़ जाएगा। तब मैं क्या करूं? इतनी बड़ी इमारत में शार्ट सर्किट का कैसे पता चलाया जाए? फादर बैरी घुर्राया। इसकी जरूरत नहीं है, सारे का टाउट निकाल दो।
सिर्फ तहखाने वाला कट आउट लगा रहने दो और फिर फ्यूज लगाओ। अगर मसला तहखाने की वायरिंग में नहीं है तो अभी बिजली आ जाएगी। ये आपने अच्छा मशवरा दिया है जनाब, फ्यूज लगाने वाला खुश होकर बोला। अब दफा हो और काम करो जाकर। फादर बैरी, ये शख्स जो जॉन ग्रे के साथ आया है ये मुझे खतरनाक लगता है। इसे जल्द अज जल्द यहां से चलता करना चाहिए। जॉन ग्रे अभी इसे कुछ अरसे यहां रखना चाहता है। जॉन ग्रे कौन होता है?